बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जनरल आसिम मुनीर की तरफ से एक बड़े एक्शन का या क्रैकडाउन का जो इरादा ज़ाहिर किया गया है करप्शन के हवाले से, तो उसके बाद अशराफिया ने उनके ख़िलाफ़ बल्कि मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश शुरू कर दी है। और इसके साथ ही ये सवाल भी है कि क्या इस क्रैकडाउन का निशाना सिर्फ़ सियासतदान बनेंगे। और दूसरा, वकीलों की हड़ताल का इशू असल में क्या है और इसमें कौन सी दो नंबरी है और किस तरह ये टाएं टाएं फिश होने वाली है। और तीसरा, इसके साथ ही जुड़ा हुआ सवाल कि पीटीआई के लोग भी और ख़ुद वकील भी उलवी से कदरे मायूस नज़र आते हैं। और न सिर्फ उलवी से बल्कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के मसले पर वो बिंदियाल के बारे में भी मायूस कन इशारे दे रहे हैं। इसके अलावा अगर वक्त मिला तो 3-4 छोटे छोटे मौज़ूआत हैं कि किस तरह गिलगित की सूरत हाल का फ़ायदा उठाने का भारत ने ऐलान कर दिया और कहा है कि गिलगित हमारा इलाका है, हम इस पर कब्ज़ा कर लेंगे। और वो गिलगित में इमरान खान का हामी एक फ़िरका परस्त ग्रुप, उस फ़िरके के लोगों की अक्सरियत जो है वो इस गिरोह के साथ नहीं है जो पाकिस्तान से अलग होने की धमकियां दे रहा है। तो इसके अलावा बिंदियाल के घर से एक चोर पकड़ा गया है, बिंदियाल का अपना ख़ानदानी चोर पकड़ा गया है। और फिर किस तरह कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के साथ भी पिंकी पीरनी ने, गुलाबो जादूगरनी ने एक राब्ता करने की कोशिश की है जो बुरी तरह नाकाम हुई है। और ये चंद ख़बरें हैं। तो शुरू करते हैं साजिश की बात। ये जो क्रैकडाउन होने वाला है करप्शन का, इसमें बड़ा वसी पैमाने पर ये एक इशारा मिला है कि बहुत सारे लोग पकड़े जाएंगे। और जनरल आसिम मुनीर साहब ने 2 रोज़ पहले कराची और लाहौर के ताजर और जो यानी कमर्शियल किस्म के हजरात हैं, शख्सियात हैं, उनके 2 इजलासों से खिताब किया जिनमें बड़े बड़े सरमायाकार और ताजर शरीक थे। तो उनका जो मूड इन दोनों इजलासों में ज़ाहिर हुआ वो ये था कि वो ख़ास तौर पर टैक्स चोरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं और उन्होंने ऐलान किया कि टैक्स अब देने पड़ेंगे। अब ज़ाहिर है उनका इशारा गरीबों की तरफ तो हो नहीं सकता, क्योंकि गरीब तो पहले ही अपनी ताकत से बढ़कर टैक्स दे रहे हैं, बल्कि उनसे छीने जा रहे हैं, वसूल किए जा रहे हैं। तो उनका इशारा था बड़े टैक्स चोरों की तरफ, और जो हर दौर में, हर हुकूमत में, और ख़ास तौर पर इमरान खान के दौर में जिनकी चांदी जो थी वो सोने में बदल गई, यानी मुहावरा तो है ना कि उसकी चांदी हो गई, तो इमरान खान के दौर में इनका सोना हो गया। तो वो खौफजदा हुए। फिर इसके बाद उनके एक नुमाइंदे ज़ुबैर मोतीवाला ने टीवी चैनल्स पर बैठकर ऐसी बात की जिससे सियासी जमातों और फ़ौज को एक दूसरे के आमने सामने ला खड़ा करना मकसद था। ज़ुबैर मोतीवाला ने ये झूठ बोला था, और झूठ ये बोला था कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा कि पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात मुहिब्बे वतन नहीं है, पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है। ऐसी बात कोई भी आर्मी चीफ नहीं कर सकता। अयूब खान ने अपने ज़माने में ऐसी बातें की थी, लेकिन उसके बाद से किसी भी आर्मी चीफ ने ऐसी बात नहीं की। सब ने एक डिस्टिंक्शन जो होती है उसको बरकरार रखा। तो आसिम मुनीर साहब ने ऐसा नहीं कहा था, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि हर सियासी जमात में कुछ लोग अच्छे हैं और कुछ बुरे हैं। और ज़ाहिर है कि हर सियासी जमात में फिर ऑटोमेटिकली तहरीक इंसाफ भी आ जाती है। ये एक अलग बात है कि तहरीक इंसाफ अपने शामत अमाल और माल कार उसको कहिए कि उसके नतीजे में इसका वजूद अब ख़त्म होने वाला है। अब इसमें कोई दो राय नहीं रह गई है। तो अब ज़ाहिर है इस तरह की शरारत पर, सोची समझी शरारत पर ज़ुबैर मोतीवाला के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। इनके बारे में कहा गया है कि ये बहुत बड़े ठग हैं और पाकिस्तान के बड़े टैक्स चोरों में भी इनका नाम शामिल है। और इन्होंने जानबूझकर एक ऐसी बात मंसूब की जिसका मकसद सियासतदानों, सियासी जमातों और फ़ौज के दरमियान एक गलत फहमी और तनाव की कैफियत पैदा करना था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर बात समझने में गलती हो जाए तो थोड़ा बहुत हेर फेर ज़रूर हो जाता है। कि मसलन उन्होंने ये कहा कि करप्ट जमातों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, तो किसी ने सुना ना हो, करप्ट का लफ्ज़ ना सुना हो, तो वो ये कहे कि भी तमाम सियासी जमातों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने तो जो बात की उसको अगर उसके अल्फाज किसी के सुनने से रह गए हों तब भी ये बात नहीं बनती कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो गैर मुहिब्बे वतन हैं या पाकिस्तान से गैर मुखलस है। ऐसी बात वो न कर सकते थे, न उन्होंने की है।
बहरहाल अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या सिर्फ करप्ट सियासतदानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। उन्होंने कुछ 10 करप्ट लीडरों के नाम लिए। ज़ाहिर है इस करप्ट लीडरों की फहरिस्त 10 से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, 100 के करीब तो पीटीआई के है, लेकिन बहरहाल उन्होंने 10 के करीब नाम लिए, जिनमें से टीवी चैनल्स पर 4 कोट हुए। 4 इसलिए कोट हुए, इन फंक्शंस में कोई अखबार नवीस तो शरीक नहीं था, जो सनतकार और ताजर शरीक थे उन्हीं के कुछ नुमाइंदे टीवी चैनल्स पर आए और उन्होंने जो बात बताई मीडिया के पास उससे ज़्यादा कोई बात नहीं है। तो उसमें सिर्फ 4 के नाम सामने आए और उस चारों का ताल्लुक पीटीआई से। उसमें पख्तूनख्वा का साबिक़ वज़ीर आला महमूद ख़ान है, परवेज़ खट्टक है, और कराची का इमरान इस्माइल है, और असद कैसर है। अब असद कैसर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये पख्तूनख्वा के जो चंद एक चोटी के करप्ट हैं जो उनमें शुमार होता है। इसके पास 2.5 मरले का घर था जब पीटीआई की हुकूमत बनी, तो अब इसके महल्लात की कीमतें जो हैं वो अरबों रुपए में हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि कितनी ज़्यादा करप्शन की। और मेरा ख्याल है जनरल साहब ने ये नाम बतौर मिसाल दिए, इनकी हतमी लिस्ट नहीं दी। अगर करप्शन को रोकना है तो ज़ाहिर है जनरल साहब के पास जो एक चार्ट होगा टाइम टेबल का, प्रोग्राम का, स्टेप वाइज, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होगी, क्योंकि सियासतदानों से ज़्यादा करप्शन जजों ने की है। जजों की एक इस दौर की एक जो अच्छी बात हुई है वो ये है कि जजों का माफियाज के साथ गठजोड़ और वो करप्शन की किस चोटी पर बैठे हुए हैं, ये बात, दोनों चीज़ें इस मरतबा इस ज़माने में इस हालिया वाक़यात के पस मंज़र में जितनी नुमायाँ हुई हैं, इससे पहले कभी ये बात नुमायाँ नहीं हुई थी। अगर किसी उस ज़माने में किसी जज की करप्शन का कोई किस्सा किसी अखबार नवीस के पास आ भी जाता था तब भी वो मंजर आम पर नहीं आता था, लेकिन अब जो चीज़ें खुल रही हैं तो पता चल रहा है कि हर सतह पर जजों का माफिया से गठजोड़ है। परवेज़ इलाही का इशू ही देख लीजिए, जिसको फिर कल दोबारा फिर गिरफ़्तार कर लिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उसकी ज़मानत होने के बावजूद। तो आपने देखा कि परवेज़ इलाही के मसले पर लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट किस तरह एक्टिव है। ख़ास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट ने तो रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं, सुबह से लेकर शाम तक। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट वक्फ हो गई है इमरान ख़ान के लिए कि सिर्फ वो केस सुनना है जो इमरान ख़ान से मुतल्लक़ है, जिससे इमरान ख़ान को फ़ायदा हो सकता हो, उसको सुनना है और उसको पास करना है, और अगर इमरान ख़ान को किसी मामले में नुकसान हो सकता है तो उसको रोकना है। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट जो है वो भी वक्फ हो गई है परवेज़ इलाही के लिए, और इस तरह के फ़ैसले आ रहे हैं कि इसको न किसी अगले मुकदमे में गिरफ़्तार करना है, न पिछले मुकदमे में गिरफ़्तार करना है। परवेज़ इलाही को कौन नहीं जानता कि ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, और इसने कितने जज ख़रीदे होंगे, ये बात अब खुलनी शुरू हो गई है। तो इन्हीं दिनों जनरल आसिम मुनीर साहब का इंटरेस्ट इस बात में भी था कि ये जो चीनी की कीमत एकदम बढ़कर 98 रुपये से 225 रुपये तक चली गई है, इसको उस वक्त 225 से कम थी, तो इसको रोका जाए। तो उसके ख़िलाफ़ जनाब इन्होंने फिर हाई कोर्ट ने स्टे दिया। हुकूमत एक्शन करना चाहती थी शुगर मिलों की कीमतें बढ़ाने के ख़िलाफ़, उस पर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। और हाई कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब हुकूमत को ये रिपोर्ट पेश की गई है कि चीनी की कीमतों में जो इतना इजाफा हुआ है तो उसकी वजह ये है कि हाई कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से रोक दिया है। और न सिर्फ ये है कि रोक दिया है, बल्कि हाई कोर्ट का एक जज शुगर माफिया की ढाल बन गया है। अब उसका भी नोटिस ले लिया गया है और उस जज के ख़िलाफ़ भी कोई ना कोई कार्रवाई किसी न किसी अंदाज में मुतवक्को है। ये शुगर माफिया में तमाम पार्टियों के लोग शामिल हैं। पीपल्स पार्टी के लोग सबसे ज़्यादा हैं, पीटीआई के लोग पहले सबसे ज़्यादा थे, लेकिन अब चूँकि उसमें से अंदर से वो जहांगीर तरीन की पार्टी निकल गई, तो अब पीटीआई जो है वो दूसरे नंबर पर चली गई, तीसरे नंबर पर चली गई, दूसरे नंबर पर जहांगीर तरीन की पार्टी है, चौथे नंबर पर मुस्लिम लीग नून की है। तमाम चारों पार्टियों के लोग शुगर माफिया का हिस्सा हैं। ये भी एक अजीब पैराडॉक्सिकल ट्रेजेडी है इस मुल्क की कि जहाँ ऐसी चीज़ें होती है। अब देखिए ना, शुगर मिल्स के ख़िलाफ़ कौन बयान देगा? क्या शहबाज शरीफ साहब बयान देंगे? ज़ाहिर है उनकी भी, अब उनकी मिले भी हैं, उनकी पार्टी के लोगों की भी मिले भी हैं। बहरहाल 75% हिस्सा जो है शुगर मिल्स माफिया का वो पीटीआई तरीन और पीपल्स पार्टी पर मुश्तमिल है। मुस्लिम लीग नून का हिस्सा काफ़ी कम है। उसकी एक वजह ये भी है कि शरीफ फैमिली की बहुत सारी शुगर मिलें हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने पिछले इनके टेन्योर में अब बंद कर दी थी। जब इन पर वो अताब आया था पनामा केस के हवाले से, तो इंतकामी कार्रवाई करते हुए इनकी मिलें बहुत सारी बंद कर दी गई थी। तो ये खुद ब खुद ही चौथे नंबर पर आ गए
तो अब ये जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो एक गठजोड़ है माफियाज से और क्रिमिनल से, वो खुलकर सामने आ रहा है। तो जनरल साहब के एक्शन प्रोग्राम में ये चीज़ भी शामिल होगी और इस चीज़ से वो किस तरह निपटेंगे, ज़ाहिर है हम इस पर कयास आराई नहीं कर सकते, हम इसका गैस भी नहीं कर सकते कि क्या उसके फीचर्स होंगे इस एक्शन प्लान के। लेकिन एक्शन प्लान में ये चीज़ें भी शामिल हैं। उनके एक्शन प्लान में वो ब्यूरोक्रेट भी शामिल हैं जिनकी मराआत बहुत ज़्यादा हैं, जो घर बैठे लाखों रुपए महीने की बिजली मुफ्त इस्तेमाल करते हैं। बल्कि उनके घर में अगर कोई गमला टूट जाए, उनके ज़ाती घर में गमला टूट जाए, तो उसका बिल भी हुकूमत अदा करती है और गमले का जो मालियत बताई जाती है कि गमला टूट गया तो उसको इतना नुकसान हो गया, तो पता चलता है कि 2.5 लाख रुपए का गमला था। चाहे वो बाज़ार से 50 रुपये में लाए हों, लेकिन उसका लिखेंगे 2.5 लाख रुपए गमला। तो ये जनाब हमारी इन लोगों की हालत है, अफसरों की भी, और जिनमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है और सबसे ज़्यादा जज शामिल हैं। तो अब जजों की चोरियाँ जो बरामद हो रही हैं, इनमें ज़ाहिर है हुकूमती इंटेलिजेंस एजेंसियों का काम कम है, कुछ आज़ाद सहाफ़ियों का काम ज़्यादा है, जिनमें मोतीउल्लाह जान और उनके कुछ करीबी सहाफ़ी जो है उनका किरदार बहुत ज़्यादा है। उन्होंने भी किया है बहुत सारा मवाद, और जिससे पता चलता है कि किस तरह ये जज खुद एक प्लाट माफिया है। और ये जो कब्ज़ा माफिया है, जिसको क्या कहते हैं कि ज़मीनों पर कब्ज़ा जो करता है, प्रॉपर्टी माफिया, लैंड माफिया, तो लैंड माफिया के ये पार्टनर हैं जज हज़रात। ये बात भी पहली मरतबा सामने आई है। आपने पिछले दिनों चंद दिन पहले इस्लामाबाद की एक हाई कोर्ट जज बाबर सत्तार का वो कमेंट सुना होगा कि हमें सरकारी रिहाइशें ना देना जो है ये आज़ादी है, अदलिया की आज़ादी पर एक हमला है। तो फिर आप अंदाज़ा कीजिए कि जिस मुल्क की अदलिया का ये हाल हो और इस तरह के लोग जज बन जाते हों, तो वहाँ फिर करप्शन नहीं होगी तो क्या होगी। और ये बात अब आहिस्ता आहिस्ता सबको समझ आ रही है कि करप्शन की तमाम जड़ें जो हैं, उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो जुडिशरी है। चाहे वो मातहत हो, चाहे वो हाई कोर्ट्स की हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की है। करप्शन फूटती जहाँ से है, यहीं से उनको सरपरस्ती मिलती है, यहीं से उनकी हिस्सादारियाँ होती हैं, यहीं से उनके मफादात तय होते हैं। और ये अब खुला राज सबको पता चल गया है कि मलक रियाज, जिसने खरबों रुपए के डाके डाले हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, बहुत ज़्यादा पैमाने पर साजिश की है, पाकिस्तान की मईशत को कमज़ोर किया है, लोगों को कत्ल किया है, गरीब लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया है, तो उसकी ताकत का राज, जिस तरह के पहले कुछ लोग समझते थे कि फ़ौज है, फ़ौज नहीं, उसकी ताकत का राज सुप्रीम कोर्ट है। और वही सुप्रीम कोर्ट जिसका साकिब निसार कहता था मलक साहब तशरीफ़ ले आए, यानी ये, और जिसका वो घपला किया इमरान खान ने, वो 190 मिलियन पाउंड का, तो वो सुप्रीम कोर्ट की मिली भगत से वो घपला किया गया। तो ये सारी चीज़ें अब सामने आएंगी और हाथ डालना इन पर इतना आसान नहीं है, क्योंकि मामला आइन और कानून का है। अदलिया को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई उस तरह से नहीं हो सकती। लेकिन ज़ाहिर है कि अब मज़ीद ताख़ीर की गुंजाइश नहीं रही, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नाज़रीन, 90 रोज़ में इलेक्शन का जो मसला है वो तो मैंने पहले भी बता दिया कि वो डेड है। चाहे आरिफ उल्वी कोई तारीख दे या सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे, वो जो डेड है वो डेड ही रहेगा। लेकिन अब उसमें एक फैक्टर ये आ गया कि वकीलों के दोनों धड़े, यानी वो जो प्रो इमरान खान है और वो जो इमरान खान के वफ़ादार नहीं है, दूसरी जमातों को मुश्तमिल है, दोनों धड़े इस बात पर मुत्तहिद हो गए हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराया जाए। उन्होंने 2 स्टेप लिए हैं। एक स्टेप तो ये लिया है कि उल्वी से उन्होंने कहा है कि तुम डरो मत और तारीख का ऐलान कर दो, और दूसरा बिंदियाल की कोर्ट में एक रिट भी इन्होंने दायर की है। लेकिन ये ज़ाहिर उस रिट पर समाअत तब होगी जब सदर कोई तारीख देगा और फिर ये कज़िया जाएगा। तो अब इसमें ये तहरीक चलाएंगे। एक इन्होंने 9 सितंबर को कन्वेंशन मुनक़्क़द करने का ऐलान किया, पाकिस्तान बार कौंसिल ने। एक कन्वेंशन और होगा, हड़ताल होगी। हड़ताल क्या होगी, बहुत अच्छी बात है अगर हड़ताल होगी, यानी अदालतों को बाइकाट करेंगे। अदालतों का तो मुस्तकिल बाइकाट होना चाहिए, ये तो खैर एक नेकी का काम करेंगे। लेकिन ये तहरीक जो है, इसका जो बुनियादी मकसद है वो इलेक्शन कराना नहीं है। और ये है वो मज़े की बात, इलेक्शन कराना है ही नहीं। ये असल में इन दोनों धड़ों के दरमियान बार कौंसिल के इंतखाबात के हवाले से एक दौड़ लगी है, और दोनों ग्रुप ज़ाहिर है ये अपना अपना इमेज बनाना चाहते हैं कि हम ज़्यादा इनकलाबी हैं। हालांकि इनकलाबी वकीलों में कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि
वकील जो होते हैं वो अदलिया के जजों के कमीशन एजेंट होते हैं, और वकीलों में असूल पसंद लीडर कभी हुआ करते थे, अब हमें नज़र नहीं आते। चंद एक होंगे अब भी, लेकिन वो असूल परस्त जो हैं वो जिस तरह का एक दौर था, वो पुराने ज़माने में अयूब खां के दौर में, भुट्टो के दौर में, ज़िया-उल-हक के दौर में हमें बाउसूल जमहूरियत पसंद इंसानी हकूक़ के वकील की वकालत करने वाले ये जो कानूनदान थे, उनकी एक नुमायाँ तादाद हमें नज़र आती है, वो जिनमें महमूद अली कसूरी भी शामिल हैं, जिसमें पहले ए.के. बरूही भी शामिल थे, और बाद में कितने जस्टिस वजीहुद्दीन अहमद और तरह तरह के लोग, वो अली अहमद कुर्द हो गए। लेकिन अब माशाअल्लाह ये खाना वकीलों की तरफ से एक दिवालिया पिट गया कि वहाँ 2, 4, 5 नामों के अलावा कोई बासूल नहीं है, सब दौलत की दौड़ में है। और अगर जज खरबपति हैं तो वकील भी अरबपति हैं। ये एक पाकिस्तान की ट्रेजेडी है। तो बहरहाल इसका मकसद बार काउंसिल के इलेक्शन में अपना अपना इमेज बनाना है। दोनों ग्रुपों में कंपटीशन है, कौन इलेक्शन जीतेगा। अब इससे पाकिस्तान की सियासत पहले की तरह मुतासर नहीं होती। पहले एक ज़माना था कि सियासत में एक फैक्टर ये भी होता था कि बार काउंसिल्स के और हाई कोर्ट्स बार के इलेक्शन कौन सा ग्रुप जीतता है। अब ये फैक्टर निल हो गया है। अदलिया और वकीलों के जो किरदार सामने आए हैं, जब लतीफ़ खोसा जैसे वकील, जिस तरह एतजाज़ हसन नंगा हुआ है, जिस तरह 2 पंजोथे निकल आए हैं और इस तरह की दूसरी चीज़ें, तो इंशाअल्लाह ये चंद ये रहा सा जो भरम है वकीलों का, ये भी ख़त्म हो जाने वाला है। ख़ास तौर पर इफ्तिखार चौधरी की अदलिया बहाली तहरीक के बाद से वकीलों ने जिस तरह हर जगह कानून अपने हाथ में लिया है, ये सड़कों पर इशारे तोड़ते हैं और अगर कोई पुलिस वाला रोके तो उसकी ऐसी धुलाई करते हैं कि बस उसे यानी मरने से बचा लेते हैं कि मर ना जाए, बाकी वो कसर नहीं छोड़ते। दुकानदारों से झगड़ा हो जाए, पुलिस से झगड़ा हो जाए, रेलवे के अमले से झगड़ा हो जाए, एयरपोर्ट के अमले से झगड़ा हो जाए, हर जगह इन्होंने धैम पटैस का बाज़ार गर्म किया। उसकी वजह से अवाम के अंदर वकीलों का जो इमेज था वो तबाह हो गया। अच्छा, अब इसके साथ साथ मसला ये है कि PTI और ख़ुद वकीलों को भी ये इतलाआत मिल रही हैं कि जो ईवान सदर में बैठा हुआ बंदर है वो डामाडोल है, वो शायद इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना करे। ये मैं अपनी खबर नहीं दे रहा, मेरे पास कोई खबर नहीं है कि वो ऐलान करेगा या नहीं करेगा। PTI वालों ने बताया था 2-3 दिन पहले कि वो 7 तारीख को धमाका करने वाला है। आज 5 है, आज 6 तारीख है, गोया कि उनके बकौल कल वो धमाका करेगा। लेकिन इन वकील रहनुमाओं को, दोनों धड़ों के रहनुमाओं तक जो बात पहुंची वो ये है कि उलवी कंप्रोमाइज़ हो गया है, इसकी कोई फ़ौज के साथ बात डन हो गई है और ये अब मज़ीद 6 महीने सदर रहेगा। इस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं, तो इनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं। और साथ ही इनकी नाउमीदी बिंदियाल से भी बढ़ गई है। वो ये समझ रहे हैं कि बिंदियाल ने इस केस को जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की अदालत में फेंकने का इरादा कर लिया। ये भी उनकी रिपोर्ट है, मेरी खबर नहीं है। वो कहते हैं कि ये बिंदियाल जान छुड़ाएगा इस मसले से और इस मसले को टालेगा और टाल कर ये काजी फाइज़ ईसा के दौर का इंतज़ार करेगा। वैसे भी प्रैक्टिकली भी ये सूरत हाल जो है कि ये ज़ाहिर है, अगर केस सदर ऐलान करता है, 7 तारीख को धमाका करता है, 8 तारीख को ये कज़िया लेकर जाते हैं, तो 15 तारीख को तो इसने फ़ारग हो जाना है। इसलिए कि 16 तारीख को हफ्ता है। वैसे इसने 16 को रिटायर होना है, लेकिन चूँकि उस दिन सैटरडे है, ये फ़ारग हो जाएगा 15 तारीख को। तो 7 के बाद 15 यानी कितने दिन, 8-9 दिन में इतना बड़ा जो केस है कि सदर की तारीख और इसमें जो वकीलों फिर जो फरीकैन तलब किए जाएंगे, नोटिस दिए जाएंगे, दलाइल दिए जाएंगे, बीच में 2 छुट्टियां भी आएंगी। तो ये अगर इसकी ये बिंदियाल ने ये केस उठा भी लिया अपने टेन्योर में, तो ये लटक जाएगा अगली अदालत तक। अच्छा, अब ये मोतीउल्लाह जान साहब के एक प्रोग्राम में ये खबर ब्रेक हुई है। खबर ब्रेक इस मानो में हुई है कि खबर तो वैसे आ चुकी है एंटी करप्शन के हवाले से कि बिंदियाल का जो है बरादर निस्बती अमजद अली नून, इस तरह का कोई नाम लिया जा रहा है, उसने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट इदारा था इमरान खान के दौर में, इसने 63 करोड़ रुपए का घपला किया, 63 करोड़ 10 लाख रुपए का, और एंटी करप्शन ने उस पर FIR दर्ज कर ली है। ये इस FIR की जो खबर थी वो तो TV चैनल्स पर नहीं चली, लेकिन मोतीउल्लाह जान के प्रोग्राम में ये खबर चला दी गई और इसमें उसने बड़े भारी घपले किए। ये जो नून है, अमजद नून, ये इसका बरादर निस्बती है और इसके घपले और भी बहुत सारे हैं।
तो ये बिंदियाल के घर का रुकन, यूँ समझिए कि पहला चोर बिंदियाल के घर का रुकन के तौर पर पकड़ा गया। अभी गिरफ़्तार नहीं हुआ, अभी FIR हुई है, तो ये पकड़ा जाएगा और इस पर मुकदमा चलेगा और फिर ये मालूम होगा कि इसे भी बिंदियाल की सरपरस्ती हासिल रही है। और बिंदियाल आपके इल्म में है कि वो तो इकरारी मुजरिम है, वो तो अपने मुंह से कहता है कि मैं करप्शन का सरपरस्त हूँ। जब उसने वो मज़र ट्रक्का वाले को अपनी बगल में बिठाकर जो ऐलान किया था कि मैं इसको अपनी गोद में बिठाकर, बगल में बिठाकर एक पैगाम दे रहा हूँ, तो मतलब यही था कि मैं करप्शन का वो हूँ, सरपरस्त हूँ, उसका गार्डियन हूँ और मेरे होते हुए किसी करप्ट पर हाथ नहीं डाला जा सकता। तो अब देखिए कि अमजद अली नून पर हुकूमत और या दूसरे इदारे कब हाथ डालते हैं। नाज़रीन, अदलिया की जो धांधली आपने ये भी देख ली कि वो एक बच्ची पर जो नाजी कैंपों से भी बदतर जुल्म करने वाली सोमिया आसम नामी एक इबलीसा खानम, उसने जो जुल्म किए थे उसकी ज़मानत हो गई है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भट्टी से बहुत सारे लोगों ने रिट वगैरह के ज़रिए भी रब्ता किया कि इस पर एक्शन लिया जाए और सिविल जज को तलब किया जाए, लेकिन उसके कानों पर जूं तक नहीं लगी। उसकी सरपरस्ती और अब वो ये जल्लाद सिफत खातून, ना सिर्फ ये है कि सिविल जज आसिम को बरतरफ नहीं किया गया बल्कि इसको भी रिहा कर दिया गया है। तो ये है इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम। अच्छा, अब सऊदी अरब से गुलाबो जादूगरनी ने रब्ता करने की कोशिश की है। बाज़ लोगों ने कहा है कि रब्ता किया था जो नाकाम हो गया, लेकिन रब्ता नहीं हो सका। रब्ता करने के लिए जिस आदमी को भेजा गया था पैगाम के तौर पर कि वो मुलाकात करना चाहती है गुलाबो जादूगरनी, तो उस मुलाकाती को बता दिया गया कि हमें इस मुलाकात की कोई ज़रूरत नहीं। अब गिलगित का जो मसला है बड़ा नाजुक है। वहाँ एक फ़िरका परस्त ग्रुप आपके इल्म में है, जलसे जुलूस कर रहा है, एहतजाज कर रहा है, अमन व अमान की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रहा है और ये धमकियाँ दे रहा है कि हम पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे। तो पाकिस्तानी फ़ौज ने वहाँ हालात पर मुकम्मल काबू पाया हुआ है। कोई बदअमनी नहीं हुई, कोई आदमी नहीं मरा। कोई अफवाहें ज़रूर फैली, लेकिन ना तो कोई आदमी मरा ना कोई ज़ख्मी हुआ, बल्कि अब वो एक किस्म का जिसे कहते हैं ना कि पर्दे तान कर वो शर पसंदों को एक इलाके तक महदूद कर दिया गया है। लेकिन एक भारतीय वज़ीर ने इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाया है, उसके जलसे जुलूसों के, इस फ़िरका परस्त गिरोह के जलसे जुलूसों का जिक्र किया है और कहा है कि गिलगित हमारा अटूट अंग है, इसको हम नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान के कब्ज़े से इसको वापस लेंगे, आज़ाद कराएंगे। ये भारत ने धमकी दी है। तो ये वही गिरोह है जो इमरान खान का बाजुए शमशीर जन है गिलगित में और जो इस्लामाबाद के धरनों में बंदूकें लेकर आता रहा है। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।